नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है वाह्य आक्रमण द्वारा उत्पन्न विभिन्न राजवंश, जो कि TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित विभिन्न राजवंश। तो इसके अंतर्गत पहला जो वंश है वह है हिंद यवन इंडो ग्रीक, जिसको कहते हैं आक्रमण। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है मौर्योत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया था। तो वह है हिंद यूनानी बैक्ट्रियाई यूनानी ने, यानी मौर्य जो थे, मौर्य के बाद पश्चिमी भारत पर जिन लोगों ने आक्रमण किया वह कौन थे? हिंद यूनानी बैक्ट्रियाई या यूनानी लोग थे। अगला पॉइंट है भारतीय यवन शासकों को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो वह है हिंद यवन, जिसे इंडो ग्रीक कहते हैं, अथवा बस्तरी यवन यानी बैक्ट्रियन ग्रीक। अब देखते हैं हिंद यवन। तो हिंद यवन जो है यह दो भागों में बटा था। एक था ड्रेमेशियस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइज वंश। ड्रेमेट्रियस वंश के अंतर्गत जो ड्रेमेटियस वंश था, इसकी राजधानी जो है वह साकल, जिसे सियालकोट कहते हैं, और दूसरी यूक्रेटाइज वंश की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। अब इसके अंतर्गत देखते हैं पहला डेमेट्रियस वंश। तो इसमें पहले आते हैं डेमेट्रियस प्रथम। तो इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास किसके समय से प्रारंभ होता है। तो यह डेमेट्रियस प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ होता है। अगला है बैक्ट्रियन राजा यूथीमेडस का प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी पुत्र का नाम क्या था। तो वह था डेमेट्रियस। नेक्स्ट है बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ने भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो वह है सिंध तथा पंजाब पर। नेक्स्ट पॉइंट है डेमेट्रियस ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो जो डेमेट्रियस था यह भारत पर लगभग 183 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यवनों के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो यह महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है डेमेट्रियस की मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। तो यह जो है पंजाब तथा सिंध से प्राप्त हुई हैं। अगला है डेमेट्रियस की मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि में क्या लिखा गया है। तो खरोष्ठी लिपि में महाराजस अपराजितस दिमे त्रयस लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमेट्रियस के पश्चात किस यवन शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर शासन स्थापित किया था। तो यह था यूक्रेटाइडीज ने। नेक्स्ट है बैक्ट्रिया पर यमन का अंतिम शासक किसे माना जाता है। तो वह है हेलियोक्लीज को। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्ट्रिया पर यवनों का शासन का अंत कब हो गया था। तो यह जो है 125 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया था। आइए जो अगला अब शासक है उसका नाम है मेनांडर। तो हिंद यूनानी शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वह किसका नाम है? मेनांडर का। नेक्स्ट है मेनांडर किस कुल से संबंधित था। तो जो मेनांडर था यह डेमेट्रियस वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है मेनांडर का साम्राज्य किन क्षेत्रों तक विस्तारित था। तो यह जो है झेलम से लेकर मथुरा तक विस्तारित था। अगला है मेनांडर के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। जो मेनांडर की राजधानी थी यह साकल, जिसे सियालकोट कहते हैं, वहाँ पर इसकी राजधानी थी। अगला पॉइंट है मेनांडर ने कौन सी उपाधि धारण की थी।
तो यह जो है धर्मिकस की उपाधि धारण की थी। अगला है, धर्मिकस उपाधि से मेनांडर के संदर्भ में क्या ज्ञात होता है? तो इससे ज्ञात होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्धिस्ट था। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि मेनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो वह है अवदान कल्पलता से, जिसकी रचना क्षेमेंद्र ने की थी। अगला, बौद्ध ग्रंथों में मेनांडर को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो है मिलिंद के नाम से। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मेनांडर के बीच वाद विवाद का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो है मिलिंद पन्हों में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर मेनांडर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है? तो है नागसेन के प्रभाव में आकर। अगला पॉइंट है, मिलिंद पन्हों के अनुसार मेनांडर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो मेनांडर था वह उसका जन्म अलसंद द्वीप के कालसी ग्राम में हुआ था, जो कि काबुल के समीप सिकंदरिया नामक स्थान पर है। अब देखते हैं मेनांडर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो मेनांडर का एक लेख शिवकोट, जिसे बाजौर घाटी की धातुगर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ है, इससे सूचित होता है कि बाजौर क्षेत्र उसके अधिकार में था। वहीं पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में स्थित रेह नामक स्थान से प्राप्त लेख से निष्कर्ष निकलता है कि यह मेनांडर के अधिकार में था। पेरीप्लस के अनुसार मेनांडर के सिक्के बड़ौज तक चलते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों के अनुसार मेनांडर किन विधाओं में पारंगत था? तो जो मेनांडर था वह इतिहास, पुराण, ज्योतिष, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, दर्शन तथा तर्क शास्त्र, संगीत, गणित, काव्य आदि में पारंगत था। नेक्स्ट है, मेनांडर के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसके साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वह स्ट्रेटो प्रथम एवं स्ट्रेटो द्वितीय हुआ। अब देखते हैं अगला जो वंश है वह है यूक्रेटाइडीज वंश। तो यूथीमेडस कुल के अंत के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? तो वह था यूक्रेटाइडीज वंश ने। नेक्स्ट है, यूक्रेटाइडीज कुल के किन दो राजाओं के नाम मिलते हैं? तो यह है एंटियालकीड्स तथा हर्मियस का नाम मिलता है। अगला, यवन राजा एंटियालकीड्स भारत के किस भाग का शासक था? तो वह तक्षशिला भाग का शासक था। अगला है, शुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित राज दरबार में एंटियालकीड्स ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो वह है हेलियोडोरस को। नेक्स्ट वन, किस हिंद यूनानी ने नरेश के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां मिलती हैं? तो वह है अगाथोक्लीज की। नेक्स्ट है, यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था हर्मियस। अब देखते हैं यूनानियों की देन, यानी यूनानियों ने क्या क्या दिया। तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया, गांधार कला शैली का विकास हुआ, सांचों के सिक्कों का निर्माण हुआ, ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत ने यूनान से प्रेरणा ली थी। इसके अलावा भारत में नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ। अगला जो वंश है वह है शक वंश। तो मूलतः पहलव जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो पहलव थे यह मूलतः पार्थिया के निवासी थे। अगला, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के पश्चात किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो वह है पहलव ने। नेक्स्ट है, भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था मिथेडेट्स प्रथम, जिसका शासनकाल 171 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन सरदार मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये मूलतः सिस्तान तथा आर्कोसिया के निवासी थे। अब देखते हैं शक
वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ही पेशावर से तख्ते-बही अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें गोंडो फर्नीज को गुद्दुहर कहा गया है तथा फारसी में उसका नाम बिंदफड़ है, जिसका अर्थ है यश विजयी। नेक्स्ट है, गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। अगले, पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धमी, इसे धार्मिक कहते हैं, उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृत से प्रभावित होकर पार्थियनों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट है, पहलव साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? तो वह है गोंडो फर्नीज को। नेक्स्ट पॉइंट, गोंडो फर्नीज ने कब से कब तक शासन किया था? तो वह जो है 20 ईस्वी से लेकर 46 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है, शकों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? तो यह जो है चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला है, चीनी ग्रंथ तथा लेखकों ने शकों को किन नामों से संबोधित किया है? तो वह है सई अथवा सई वांग के नाम से। अब देखते हैं शक एवं पहलव के संदर्भ में कुछ लेख हैं। तो पहला है राजूल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख, दूसरा सोडास का मथुरा दानपत्र लेख, तीसरा नहपान कालीन नासिक के गुहा लेख, चौथा नहपान कालीन जुन्नार का लेख। अगला है उषाव दात के नासिक गुहा लेख। नेक्स्ट है रुद्रदामन का आंधव का लेख। नेक्स्ट रुद्रदामन का गिरनार, जिसे जूनागढ़ कहते हैं, का लेख। इसके अलावा गोंडो फर्नीज का तख्ते बही, जो कि पेशावर के यूसुफ जई क्षेत्र में स्थित है, का लेख। नेक्स्ट है भारतीय स्रोतों में शकों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो है सीथियन के नाम से। अगला पॉइंट है भारतीय प्रदेशों के शक शासक क्या कहलाते हैं? तो ये क्षत्रप कहलाते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को क्या कहा गया है? तो इसे शक द्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। अब देखते हैं शकों की उत्पत्ति तथा प्रसार। तो शक जो है ये उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप के थे। इसके अंतर्गत उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत तक्षशिला के शक थे और मथुरा के तक्षक, और पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत नासिक के क्षयरात वंश और मारवा के कामार्दक वंश। अब देखते हैं शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो शक हैं यह मूलतः सीड़ दरिया के उत्तर में इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। अगला, शक किन रास्तों से होकर भारत पहुँचे थे? तो ये लोग पूर्वी ईरान से होकर भारत पहुँचे थे। अगला, शकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किन शक्तियों को पराजित किया था? तो यह जो है यवनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, यवनों को पराजित कर शकों ने भारत के किस भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये लोग उत्तरापथ एवं पश्चिमी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है, शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं कहाँ पर स्थापित हुई थीं? तो ये तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैनी में स्थापित हुई थी। अब अगला है तक्षशिला के शक शासक। तो भारत का प्रथम शक विजेता किसे माना जाता है? तो यह मेउस को माना जाता है। नेक्स्ट है तक्षशिला का प्रथम शक शासक किसे माना जाता है? तो यह भी कौन है? मेउस। नेक्स्ट है मेउस का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो जो मेउस का शासन काल है इसका शासनकाल 20 ईसा पूर्व से लेकर 22 ईस्वी तक माना जाता है। अगला, शक शासक मेउस की राजधानी किस स्थान पर थी? तो मेउस की राजधानी तक्षशिला में थी। अगला है मेउस का साम्राज्य विस्तार किन क्षेत्रों तक था? तो इसका जो है साम्राज्य विस्तार पुष्कलावती, कपिसा तथा पूर्व में मथुरा तक थी।
अब देखते हैं क्षत्रप वंश। कहाँ के क्षत्रप वंश? मथुरा के शक क्षत्रप वंश। तो किस अभिलेख से विवरण मिलता है कि राजूल मथुरा का प्रथम शक क्षत्रप राजा था। तो यह जो है मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, राजूल के पश्चात मथुरा का कौन शक क्षत्रप बना? तो वह है सोडास। अब देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। तो सोडास के पश्चात मथुरा से प्राप्त एक सिक्के पर तोरणदास शक सरदार के नाम का उल्लेख मिलता है, जो अपने आप को महाक्षत्रप का पुत्र बतलाता है। संभवतः वह सोडास का पुत्र था। अगला, मथुरा से शक क्षत्रप के शासन सत्ता का अंत होने के पश्चात किसका शासन स्थापित हो गया था? तो वह है कुषाण वंश का। अब देखते हैं पश्चिमी भारत के क्षयरात। तो क्षयरात वंश का जो पहला शासक था उसका नाम भूमक था। अगला, क्षयरात वंश के शासकों ने किन क्षेत्रों पर शासन किया था? तो ये लोग महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षयरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? तो वह जो है नहपान को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षयरात शासक नहपान का शासन काल कब से कब तक था? तो इनका शासन काल 119 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है, क्षयरात शासक नहपान के सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं? तो यह जो है अजमेर से नासिक तक के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, क्षयरात शासक नहपान के सोने एवं चांदी के सिक्के की विनिमय दर का अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात 1:35 का था। अगला जो वंश है वह है कामार्दक वंश या चष्टन वंश। नेक्स्ट है, मालवा में शक सत्ता किसने स्थापित की थी? तो यह चष्टन ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, चष्टन की मृत्यु के पश्चात पश्चिमी भारत का कौन सा राजा हुआ? तो वह है रुद्रदामन। अगला पॉइंट है, शक कामार्दक रुद्रदामन का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो इनका जो है शासन काल वह है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है, कामार्दक क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो वह है ताम्र के। अगला, शक शासक रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी विवरण किस लेख से प्राप्त होता है? तो यह गिरनार के लेख से प्राप्त होता है, जो कि जूनागढ़ में है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख कब प्राप्त हुआ है? तो यह 150 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन द्वारा किन विजित क्षेत्रों का विवरण मिलता है? तो यह जो है आकर, अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र, कुकुर, स्वर्भ, मरु, सिंध, निषाद आदि का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, पाणिन ने किसे आयुधजीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है? तो वह है योद्धों को। नेक्स्ट पॉइंट है, रुद्रदामन ने किस गणराज्य पर आक्रमण कर अपने राज्य को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया था? तो वह थे योधेय पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सुदर्शन झील के इस बांध की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो वह है रुद्रदामन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, रुद्रदामन का वह राज्यपाल कौन था जिसने सुदर्शन झील पर बांध की मरम्मत करवाई थी? तो वह है सुविशाख। नेक्स्ट पॉइंट, बिना बेगार लिए किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो वह है रुद्रदामन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, रुद्रदामन ने सबसे पहले किस अभिलेख का विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया था? तो वह है जूनागढ़ अभिलेख को। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन को सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था? तो वह है जूनागढ़ अभिलेख से। अगला पॉइंट है, रुद्रदामन के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिण पथ स्वामी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया था? तो वह है जूनागढ़ अभिलेख से। अब देखते हैं कुछ विशेष तथ्य क्या है।
तो रुद्रदामन उच्च कोटि का विद्वान था। वह व्याकरण, राजनीति, संगीत तथा तर्कशास्त्र में प्रवीण था। इसके अतिरिक्त वह गद्य पद्य काव्यों में प्रवीण था। वह युद्ध विद्या में भी निपुण था। अगला पॉइंट है, विशुद्ध गद्यात्मक संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, शक कामार्दक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह है रुद्र सिंह तृतीय। नेक्स्ट पॉइंट है, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित करके उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित विभिन्न राजवंश का यह पहला वीडियो, यानी इसको कई पार्ट में, 2-3 पार्ट में लेकर आएंगे। तो यह पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।